हेलो स्टूडेंट्स, हम डाइजेशन पार्ट 2 में ड्यूडेनम यानी ग्रहणी और इंटेस्टाइन में पाचन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन इन ड्यूडेनम यानी ग्रहणी में पाचन। गैस्ट्रिक जूस में जो सनावा काइम है वो ड्यूडेनम में पहुंचते ही ड्यूडेनम की जो दीवारें होती है उनमें पेरिस्टल्सिस शुरू हो जाता है, अर्थात उनमें क्रमानुकुंचन शुरू हो जाता है। क्योंकि काइम में HCl और भोजन में उपस्थित वसा और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो उससे ड्यूडेनम की जो वॉल है उसकी ग्रंथियां म्यूकस और कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ड्यूडेनम की वॉल में जो कुछ ग्लैंड्स है वे तो म्यूकस सिक्रेट करेगी और साथ ही कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करेगी। ग्रहणी की म्यूकोसा से पाचक रसों का सिक्रेशन नहीं होता है, जैसा कि हमने स्टमक में देखा है कि स्टमक में तो पाचक रसों का सिक्रेशन होता है, लेकिन ग्रहणी की जो दीवार है वो पाचक रसों का सिक्रेशन नहीं करेगी, वो सिर्फ हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। और जो इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं वो लीवर और पेंक्रियाज यानी यकृत और अग्नाशय को प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप यकृत तो पित्तरस का सिक्रेशन करता है और अग्नाशय अर्थात पेंक्रियाज है वो पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, और ये पदार्थ एक नली द्वारा ग्रहणी की जो गुहा होती है ल्यूमन उसमें मुक्त किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के हार्मोन और उनकी क्रिया के बारे में हमने एक दूसरा लेक्चर बनाया है, उसमें हमने देखा है उसको। और हम सबसे पहले बात करते हैं एंडोगेस्टेरोन हार्मोन की, जो कि सिक्रेट होता है ग्रहणी की वॉल से। ये आमाशय में जाकर जठर ग्रंथियों के स्राव को रोकता है। एक दूसरा हार्मोन होता है हिपेटोकाइनिन, जो कि लीवर को पित्त रस के सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन होता है वो पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर के कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिसके फलस्वरूप बाइल जूस अर्थात पित्त रस ग्रहणी में पहुंचता है। अब हम बात करते हैं कि बाइल जूस यानी पित्त रस क्या चीज़ है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसमें क्या पदार्थ पाए जाते हैं। जो पित्त रस होता है वो हरे पीले रंग का एल्कलाइन लिक्विड होता है, क्षारीय द्रव होता है। इसका pH लगभग 7.6 से 7.7 होता है, और हम टेस्ट की बात करें तो ये कड़वा होता है। पित्त रस लीवर की सेल्स में बनता है और गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। इनमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, फिर भी पित्त रस पाचन क्रिया के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। पित्त रस में लगभग 92% जल होता है, 6% पित्त लवण होते हैं, 0.3% पित्त वर्णक और एसिड होता है, 0.6 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल, 0.3% लेसाइथिन और 0.8% वसाएं होती है। इसमें सोडियम कार्बोनेट और अन्य पित्त लवण जैसा सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा पित्त वर्णक जो बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन है ये भी पाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो बाइल जूस लीवर में बनता है और ग्रहणी में आके मुक्त किया जाता है, तो इसका कार्य क्या होता है, ये डाइजेशन में यानी पाचन में किस प्रकार हेल्प करते हैं, इनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले तो जो बाइल जूस है ये गैस्ट्रिक जूस की क्रिया को रोकता है। गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक से रिलीज होता है और भोजन में मिला हुआ रहता है। जब भोजन ग्रहणी में आता है तो उसके साथ गैस्ट्रिक जूस भी प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, बाइल जूस गैस्ट्रिक जूस की क्रिया को रोकता है और ये काइम को क्षारीय बनाता है। क्योंकि जब आमाशय से भोजन आता है ग्रहणी में, जिसको काइम बोलते हैं, तो आमाशय में HCl होता है। HCl उस भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, लेकिन जब ये ग्रहणी में आता है और उसमें बाइल जूस मुक्त होता है तो उसका माध्यम क्षारीय हो जाता है। क्षारीय इसलिए होता है
क्योंकि जो पेनक्रियाज या अग्नाशय से जो रस निकलता है उसमें जो एंजाइम होते हैं वो केवल क्षारीय माध्यम में ही एक्टिव रहते हैं, क्षारीय माध्यम में ही वो क्रियाशील रहेंगे। इसके अलावा पितरस का कार्य है, ये वसाओं का इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण करता है। पाइसीकरण का मतलब होता है कि ये डाइजेशन के लिए उनको तैयार करता है और ये भोजन को सड़ने से रोकता है। इसके अलावा ये आहार नाल में जो पेरिस्टाल्सिस होती है, क्रमानुकुंचन, उसको उत्तेजित करता है। कुछ पित्त लवण विटामिन के और अन्य वसा घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए भी आवश्यक होते हैं। इस प्रकार जो पित्तरस होता है, बाइल जूस, वह डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ड्यूडेनम के मध्य भाग में अग्नाशय नलिका आकर खुलती है, जिसके द्वारा अग्नाशय रस यानी पेंक्रियाटिक जूस अग्नाशय से लाए जाते हैं। ये पेनक्रियाज में पेंक्रियाटिक जूस बनता है, जो कि ड्यूडेनम में एक जो नली खुलती है उससे होकर ये ड्यूडेनम यानी ग्रहणी में मुक्त किए जाते हैं। ग्रहणी के द्वारा जो सिक्रेटिन हार्मोन रिलीज होता है वो क्या कार्य करता है कि अग्नाशय को यानी पेंक्रियाज को अग्नाशय रस पेंक्रियाटिक जूस मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। और सिक्रेटिन उस प्रकार के पेंक्रियाटिक जूस को मुक्त करने के लिए उत्तेजित करता है जिसमें कि पानी तथा बाइकार्बोनेट अधिक होता है। इसके अलावा एक पेंक्रोजाइमिन हार्मोन भी मुक्त होता है ड्यूडेनम से। ये भी अग्नाशय रस के शायद को प्रोत्साहित करता है, लेकिन ये ऐसे पेंक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस के सिक्रेशन को प्रेरित करेगा जिसमें हार्मोन्स कंटेंट ज़्यादा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम एंजाइम्स की, जो अग्नाशय रस ग्रहणी में मुक्त किया जाता है, पेंक्रियास में बनते हैं और ग्रहणी यानी ड्यूडेनम में जो मुक्त किए जाते हैं उनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। ये एंजाइम उसमें मौजूद होते हैं। ये एंजाइम क्या कार्य करते हैं इसकी हम बात करें। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये ट्रिप्सिनोजन के रूप में मुक्त होता है और ये एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे जो काइमोट्रिप्सिन है ये काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में मुक्त होता है और ये ट्रिप्सिन की उपस्थिति में काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। अब ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या कार्य करते हैं? ये दोनों ही एंजाइम्स प्रोटीन के पाचन का कार्य करते हैं। ये दोनों ही एंजाइम प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीओज में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जो प्रोटीन के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनका जल अपघटन कर देते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों ही। अब नेक्स्ट जो एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसकी हम बात करें तो ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तो बड़े प्रोटीन्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड में, पेप्टोन्स में, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है ये फिर इन पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में तोड़ दे देगा। अपन जानते हैं कि प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो अम्ल से मिलके बने होते हैं, तो अल्टीमेटली पुनः प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल में इन एंजाइम्स के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइड के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं एमाइलेज एंजाइम की। एमाइलेज क्या करता है कि ये बची हुई जो स्टार्च और ग्लाइकोजन होती है उसको ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं और एमाइलेज इन कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे टुकड़ों में अर्थात माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। माल्टोज दो मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लाइपेज की। तो लाइपेज क्या करता है कि ये भोजन में जो वसा होती है, जो पाइसीकृत होती है, उसको वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं, उसका जल अपघटन कर देते हैं। तो पाइसीकृत वसा को लाइपेज वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं, क्योंकि उदासीन वसाएं वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से ही मिलके बनी होती है। तो पुनः उनको
वसाम्लों और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो पेंक्रियाटिक जूस में राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस ये न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करते हैं। अब इनका पाचन करने के बाद जो ड्यूडेनम में भोजन में जल व अनेक पाचक रस मिल जाते हैं और ये और अधिक पिस जाता है। अब इसे चाइल कहते हैं। जब आमाशय से भोजन ग्रहणी में आता तो उस टाइम उसको बोलते हैं काइम, और ग्रहणी में इनका डाइजेशन होता है तो ये काइम फिर चाइल में कन्वर्ट हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट फेज की बात करते हैं। ग्रहणी से फिर ये जो चाइल है ये छोटी आंत्र में अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो खाद्य पदार्थ है, जो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि ग्रहणी में उनका पाचन हो जाता है, उनका और अधिक पाचन आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इंटेस्टाइन की क्रमानुकुचन गति द्वारा चाइल धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और ड्यूडेनम द्वारा जो सीक्रेट एंटेरोक्राइनिन होता है वो छिद्रांत की यानी छोटी आंत की पूरी दीवार में स्थित क्रिफ्ट्स और लीवर कोन यानी लीवर कोन की दरारें नामक पाचन ग्रंथियों को पाचक रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इसे इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। होता क्या है कि जब ये भोजन आता है आंत्र में तो आंत्र का जो वॉल होती है उसमें क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोन होती है, ये पाचक ग्रंथियाँ होती है और इनसे जो पाचक रस निकलता है उसको बोलते हैं आंत्रीय रस, इंटेस्टाइनल जूस, ये मुक्त होता है। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ये क्षारीय होता है जिसकी पीएच लगभग 7.5 से 8 के आसपास होती है और इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे इरेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन को पूरा करता है। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड को जैसे एमिनोपेप्टाइडेज होता है वो एमिनो में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्राईपेप्टाइड को ट्राईपेप्टाइडेज होता है वो एमिनो में कन्वर्ट कर देता है, डाईपेप्टाइड को डाईपेप्टाइडेज होते हैं वो एमिनो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इरेप्सिन क्या होता है कि ये प्रोटीन पाचन को पूर्ण करने वाले एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम का समूह होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एंटेरोकाइनेज ये एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ग्रहणी में सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है। फिर बात करते हैं आर्जिनेज की। तो आर्जिनेज ये आर्जिनिन अम्ल को यहाँ यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं माल्टेज एंजाइम की। तो माल्टेज ये होता है, ये माल्टोज को 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि माल्टोज होता है वो 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है। तो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर सुक्रेज होता है, वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ही मिलकर बना होता है। उसके बाद लेक्टेज जो एंजाइम है वो लेक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि लेक्टोज जो शर्करा होती है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से ही मिलकर बनी होती है। उसके बाद एक और एक एंजाइम होता है लाइपेज। ये लाइपेज जैसा कि हमने ड्यूडेनम में देखा था कि ये लाइपेज का कार्य होता है वसा का पाचन करना। तो ये जो शेष बची हुई जो वसा होती है उसको ये लाइपेज एंजाइम वसाम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज ये एंजाइम होते हैं जो ये एंजाइम न्यूक्लिक अम्लों, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को आगे ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनका जल अपघटन कर देते हैं। तो इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग जो फूड स्टफ होते हैं, मेन फूड स्टफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उनका लगभग पूरा पाचन हो चुका होता है। वो सरलतम अपने जो ग्रुप होते हैं उसमें टूट चुके होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, ग्लूकोज जैसे मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। प्रोटीन्स है वो एमिनो में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। वसा ये वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत्र में लगभग डाइजेशन पूरा हो चुका होता है। उसके बाद बात करते हैं डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन की।
तो शाकाहारी जो जंतु होते हैं हर्बीवर्स, उनमें सेलुलोज का पाचन बड़ी आंत्र का एक भाग होता है सीकम, उसमें होता है। मनुष्यों में तो सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, और सेलुलोज का पाचन एक विशेष क्रिया द्वारा सीकम में होता है। जो मैमल्स होते हैं उनमें सेलुलोज के पाचन के लिए आहार नाल में कोई एंजाइम नहीं होता है। अब एंजाइम नहीं होता तो फिर इनका सेलुलोज का पाचन कैसे करते हैं? जैसे पशु है, गाय भैंस वगैरह, ये तो पत्तियाँ खाते हैं या घास खाते हैं, उनमें सेलुलोज होता है, तो उनका पाचन कैसे होता है? जब एंजाइम ही नहीं होता है तो उनका पाचन इस प्रकार होता है कि जो सीकम में कुछ सिम्बायोटिक यानी सहजीवी बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ रहते हैं, और ये ही सेलुलोज को पचाकर शर्कराओं में कन्वर्ट करते हैं। ये पाचन हालांकि बहुत धीमी गति से होता है, इसीलिए जो शाकाहारी जंतुओं में सीकम मांसाहारी जंतुओं के सीकम की अपेक्षा बहुत लंबी होती है, ताकि सेलुलोज का पाचन हो सके। इस प्रकार हमने इस वीडियो में ड्यूडेनम यानी गृहिणी, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र में डाइजेशन के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन पच्चीय भोजन का अवशोषण कैसे होता है उसकी बात करेंगे।